नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा केवल एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और देश के गौरवशाली इतिहास में जन जन को जोड़ने का सशक्त माध्यम है। शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने इस साल 5 करोड़ घरों तक तिरंगा पहुंचाने का लक्ष्य तय करते हुए सभी वर्गों को व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण, उपलब्धता और वितरण को समयबद्ध व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही स्वयं सहायता समूह, खादी, ग्रामोद्योग और साथ ही कई क्षेत्रों में अभियान से जोड़ने पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि 14 और 15 अगस्त को प्रदेश के सभी सिनेमा घरों में राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय गान का अनिवार्य प्रसारण कराया जाएगा। सीएम योगी के निर्देश दिए गए सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं, ग्राम पंचायतों, विद्यालय, महाविद्यालयों, राशन दुकानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अन्य सार्वजनिक भवनों पर तिरंगा फहराया जाएगा। इसके अलावा तिरंगा रैली, तिरंगा संगीत समारोह, चित्र प्रदर्शनी और रंगोली प्रकाश सज्जा और साथ ही सेल्फी विद तिरंगा जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस और 9 से 15 अगस्त तक स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्मारकों पर विशेष आयोजन, 14 अगस्त को विभाजन स्मृति दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। और इससे पिछले साल की तुलना में इस बार अभियान का दायरा जो है बढ़ाया जाएगा ताकि प्रदेश के अधिकतम घरों तक तिरंगा पहुंचाया जा सके। यूपी सरकार में कारागार राज्य मंत्री और बाराबंकी जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश राही शुक्रवार को बाराबंकी दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने जिले में चल रही सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और गौशाला का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद से मंत्री ने व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान जब प्रभारी मंत्री से E20 पेट्रोल को लेकर उठ रहे सवालों पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने इस मुद्दे पर बोलने से इनकार कर दिया। मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर हम बात नहीं करेंगे। वहीं जब उन्होंने बाराबंकी जिले के व्यवस्थाओं को 100 में से नंबर देने के लिए कहा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आपको मिलकर बाराबंकी जिले की 100 नंबर दूंगा। और प्रभारी मंत्री ने बताया कि सरकार के कामकाज की समीक्षा के लिए वो बाराबंकी पहुंचे हुए हैं और उन्होंने समुदाय स्वास्थ्य केंद्र और गौशाला का निरीक्षण किया। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर क्षेत्र में पूरे रामदत्त वैष्णव गांव में सांप काटने से दर्दनाक घटना जो है वो सामने आई है, जहां पर एक परिवार की खुशी छीन ली गई है। और ऐसे में जहां पर 11 साल के एक मासूम की जहरीले सांप के काटने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बच्चा रात में अपने घर में बिस्तर पर सो रहा था, तभी किसी जहरीले सांप ने उसे डस लिया। मासूम की चीख सुनकर परिजन तुरंत ही जाग गए, लेकिन तब तक सांप वहां से निकल चुका था। वहीं कुशीनगर क्षेत्र में बड़ा हादसा जो है वो सामने आया है, जहां पर पुल पर बैठी 3 नाबालिग लड़कियां अचानक से ही नदी में गिरकर लापता हो गई। तीनों की उम्र 14, 11 और 10 साल बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में चीख पुकार मच गई और उनका रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर बच्चियों की तलाश शुरू कर दी है। ग्राम दुबौली में नहर पर 3 बच्चियों के नहर में गिर जाने की सूचना मिली है। उसी के क्रम में हम सब लोग खड़े हैं। अभी SDRF भी आ रही है और उनको तलाश करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लगभग उम्र हुआ होगा? बस 8 से 12 साल की उम्र के बच्चियां हैं और 2 सगे भाइयों की ही वो पुत्रियां हैं। अच्छा, ये क्या प्रथम जब आए तो क्या जानकारी मिली, क्या कर रहे थे? यही पुलिया पे जो बैठे हुए थे बच्चे, वो उस समय तात्कालिक तो किसी ने डायरेक्ट नहीं देखा कि क्या कर रहे थे, लेकिन बच्चे यही बैठे थे। उसमें किसी तरीके से भी डिसबैलेंस हुए। वहीं लखनऊ के नाका थाना परिषद में शनिवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए कि थाने में मौजूदा कुछ पुलिसकर्मियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और इस दौरान थाने के बाहर नारेबाजी और हंगामा भी हुआ। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि संबंधित पुलिसकर्मी सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तो कल दोपहर 12 बजे हजरतगंज चौराहे पर पुलिस कमिश्नर का पुतला दहन किया जाएगा।
यूपी के पीलीभीत में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। 1 अगस्त को होने वाले जनपद भ्रमण के लिए जिलाधिकारी कार्यालय ने विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। राज्यपाल के दौरे के मद्देनजर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है और पूरे दौरे के दौरान Z+ सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू रहेगा और रूट, कार्यक्रम स्थल और सुरक्षा व्यवस्थाओं और यातायात प्रबंधन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं पीलीभीत के जहानाबाद कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति की नहर में डूबने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 45 साल के रामप्रसाद शराब के नशे में अपने भैंस को नहलाने के लिए नहर के किनारे गए हुए थे। ग्रामीणों का कहना है कि वो पहले सड़क पर हंगामा करते रहे और शाम करीब 7 बजे अचानक से ही लापता हो गए। काफी तलाश के बाद भी उनका पता नहीं चला। शनिवार सुबह उनका शव नहर से बरामद होने पर इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही जहानाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाम सुरेश कुमार है और ये मेरे मामा जी हैं, इनका नाम राम प्रसाद है और ये कल शाम को 6 बजे अपनी भैंस के लिए नहलवाने के लिए ले गए थे नहर में। अभी नहाते वक्त इनका डूब के मृत्यु हो गई कल। लेकिन रात भर इन्हें ढूंढने के बाद भी इन्हें नहीं मिले। सुबह को फिर उन्हें देखा तो तब इनकी लाश मिली। तो पुलिस वगैरह सूचना दी आपने? हाँ, पुलिस वाले ले आए, उनको सूचना दी। वहीं लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र में एक युवक ने 4 लोगों पर मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पीड़िता का कहना है कि चांद बाबू, मयूर, इरफान और रिजवान ने उनके साथ मारपीट की और उसने थाने में लिखित शिकायत भी दी है, लेकिन अब तक प्रभावित कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने अपनी जान माल की सुरक्षा और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पीलीभीत जनपद के हजारा थाना क्षेत्र में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में हजारा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस इस कार्रवाई के बाद से अवैध कब्जा करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। जनपद में सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत हजारा पुलिस को ये सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव मिश्रा ने अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्र अधिकारी पूरनपुर विधि भूषण मौर्य के निर्देश में थाना प्रभारी शारदा यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम की कार्रवाई को अंजाम दिया। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपियों को घरों पर दबिश दी और 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों को थाने लेकर आवश्यक पूछताछ की गई, जिसके बाद से सभी को न्यायालय में पेश करने की कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। वहीं पीलीभीत के माधोटांडा थाना क्षेत्र में शनिवार को रिश्तों को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला पर अपने पति उमाशंकर की हत्या करने का आरोप लगा है। घटना के बाद से महिला खुद थाने पहुंची और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि महिला ने कथित रूप से कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर पति को पिला दी। पति के बेहोश होने के बाद से साड़ी के फंदे से गला घोंटकर हत्या करने का आरोप है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस जांच में साल 2024 में महिला की गुजरात निवासी एक व्यक्ति के साथ कोर्ट मैरिज की बात भी सामने आई है। पुलिस इस पहलू को भी संभावित वजहों से शामिल करके जांच कर रही है। हालांकि अभी इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्य और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस हत्या के वास्तविक कारणों और घटना के पीछे की पूरी कहानी का पता लगाने में जुटी हुई है। लखनऊ के बाजार खाला थाना क्षेत्र में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर नगर निगम के एक ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया। फिलहाल हादसे के कारणों की जाँच की जा रही है और बताया जा रहा है कि ट्रक इतनी तेज थी कि कार में काफी नुकसान भी पहुंचा है। फिलहाल पुलिस की जाँच और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। वहीं लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र में सराफा मार्केट से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर चोरी के आरोप में एक युवक के साथ कथित तौर पर अवमाननीय व्यवहार किए जाने का आरोप लग रहा है। आरोप है कि दिल्ली चैन हाउस ज्वेलर्स की दुकान पर काम करने वाले युवक को चोरी के शक में कपड़े उतार कर सड़क पर घुमाया गया। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति हाथ में बेल्ट लेकर युवक को बिना कपड़ों के सड़क पर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद से लोगों में
नाराजगी देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि युवक को बाद में थाने ले जाया गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस पूरे घटनाक्रम और वायरल वीडियो और संबंधित लोगों से पूछताछ करके आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कानून व्यवस्थाओं के जानकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को आरोप साबित होने से पहले इस तरह सार्वजनिक रूप से अपमानित करना कानून के खिलाफ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं बलिया क्षेत्र में सरयू नदी का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नदी की तेज लहर उपजाऊ जमीन को काटते हुए अब गोपाल नगर, वशिष्ठ नगर, सिवान की आबादी की ओर तेजी से बढ़ रही है। कटान रोकने के लिए ग्रामीण लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन नदी का कटान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को हालात काफी बिगड़ गए, जिसके बाद से बड़ी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं पुरुष कटान स्थल पर पहुंचे और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कटान रोधी कार्य शुरू नहीं किया गया तो वो तहसील मुख्यालय और जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना देने को मजबूर होंगे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले कई सालों से वो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन स्थानीय समाधान नहीं निकाला गया है। ग्रामीणों के मुताबिक हर दिन बड़ी मात्रा में उपजाऊ जमीन नदी में विलीन हो रही है और लोगों ने अपने घरों को तोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं बाढ़ विभाग के अधिशासित अभियंता संजय मिश्रा का कहना है कि कटान रोधी कार्य के लिए प्रोजेक्ट बनकर शासन को भेज दिया गया है, लेकिन किसी कारण से स्वीकृति नहीं हो सका है। वहीं उन्नाव क्षेत्र में आवास विकास स्थिति पार्क में महिला से चैन लूटने की घटना के मामले में पुलिस ने और एसओजी की सर्विलांस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी को मौके से पकड़ लिया गया है। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर दही थाना क्षेत्र के बस्ती खोड़ा मोड़ के पास संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की गई और इसी दौरान पूर्वा मोड़ की तरफ से आ रही 2 बाइक सवारों का पुलिस टीम ने रोकने का इशारा किया, लेकिन आरोप है कि बदमाशों ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी और भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल होकर गिर गया है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया। घायल आरोपी को पुलिस ने उपचार के लिए जिला अस्पताल उन्नाव भेजा है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है और आरोपियों को आपराधिक इतिहास की जाँच की जा रही है। दिनांक 31/7/2026 को दही थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वा मोड़ पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान एक बाइक पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा उन्हें रोकने पर वे रुके नहीं बल्कि भागने लगे। पुलिस जब उनका पीछा कर रही थी तो उनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा पर फायर करने पर एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसका नाम असलम है। दूसरे व्यक्ति को कुछ दूर दौड़ाकर पकड़ लिया गया, जिसका नाम अतीक है। दोनों से पूछताछ में पता चला कि उनके पास पीली धातु की 2 चेन बरामद हुई है, प्लस उनके पास एक चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। 2 पीली धातु की जो चेन है उसमें से एक चेन हमारे दही थाना क्षेत्र के अंतर्गत 26 तारीख को एक महिला से लूट हुई थी, उससे संबंधित है। और जो दूसरी पीली चेन है, पूछताछ में उसने बताया कि यही एक घटना उसने फारा थाना लखनऊ में भी किया था। ये चेन उससे संबंधित है। जो घायल व्यक्ति है उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जाए। वहीं अलीगढ़ क्षेत्र में मारपीट का मामला सामने आया, जहां पर होटल पर खाना खाने के बाद से रुपए मांगने पर दबंगों ने कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दबंग युवक के साथ मारपीट करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने होटल पर खाना खाया लेकिन भुगतान नहीं किया और जब होटल कर्मचारी ने पैसे मांगे तो आरोप है कि दबंगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान युवक की नाक टूट गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। गंभीर हालत में देखते हुए घायल को जिला अस्पताल में रेफर किया गया और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान करके कार्रवाई की जा रही है। जिले की स्वरा तहसील के धर्मपुर उत्तरी गांव में स्वच्छता और व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम समाज की जमीन पर कूड़ा, गोबर और अन्य गंदगी डालकर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिससे गांव में गंदगी का माहौल बना हुआ है और लोगों को डेंगू समेत कई बीमारियों का खतरा सताने लगा है। गंदगी से परेशान ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए उप जिलाधिकारी स्वरा को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि समाज की जमीन को कब्जा मुक्त कराकर वहां खेल का मैदान या फिर पार्क विकसित किया जाए, जिससे गांव के लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। समाज सेवी गुलफाम ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार ग्राम प्रधान से शिकायत की गई है, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और इसके बाद से अब तक उन्होंने एसडीएम सोरा को शिकायत देकर मामले में हस्तक्षेप और समाधान की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से जमा गंदगी के कारण गाँव में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है और अब लोगों ने प्रशासन से जल्द सफाई कराने और ग्राम समाज की जमीन को सुरक्षित करने की मांग की है। आपका? मेरा नाम गुलफाम अली,
गुलफाम भाई, कैसे गंदगी कर रखी है, किन लोगों ने कर रखी ये है? हमारे यही हैं, बाहर के लोग हैं सब, और ये बाहर के हैं, चांडे के रहने वाले। इन्हें पहले वहाँ पे इनकी ज़मीन भी है, वो ये चाहते हैं कि आप वो तो हम चाहते ही नहीं, ये टांडे चले जाएं अपने वहाँ की। तो ये यहाँ गोबर और ये कैसे पड़ रहा है, कूड़ा? ये सब भैंसे हैं इनके पास, और गांव का ये कचरा सब गांव का यहीं पड़ता है। बच्चों का हम चाहते हैं खेलने का सिस्टम बन जाए एक। नहीं, ये बताओ, ये सफाई जैसे स्वच्छ भारत होना चाहिए, तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत कैसे ये गंदगी फैलाई जा रही है? ये प्रधान की थोड़ी कमी है हमारे। प्रधान चाहते तो इसे बिल्कुल साफ कराते, गंदगी फैला रहे हैं लोग। तो ये है गांव का जितना भी ये कूड़ा सब यहाँ डलवा रहे हैं प्रधान जी। अच्छा। ये तो सोचते हैं हम थोड़ा ये बाहर बनाया है हमने, आगे जाके सरकारी है ग्राम सभा बाग पे वहाँ बनवाया है कचरा फेंकने का सिस्टम वहाँ, मगर यहाँ फेंका जा रहा है, यहाँ पे डलवा रहे प्रधान जी खुद ही। तो ये चाहते हैं हम बिल्कुल साफ हो गई है। ठीक है, तो आपने कहीं डीएम को लेटर भी लिखा है? डीएम साहब को हमने दिया है, उन्होंने हमें बताया है कि आप 2-4 दिन में हमें। कुशीनगर से एक बेहद ही दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर क्षेत्र में डूबकर लापता हुई 3 मासूम बच्चियों का शव करीब 12 घंटे चले रेस्क्यू अभियान के बाद बरामद कर लिया गया है। हादसे के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम करीब 4 बजे तीनों बच्चियां खेलते समय अचानक से ही बरसाती नहर में गिर गई और नहर में पानी का तेज बहाव होने के कारण तीनों बच्चियां देखते ही देखते लापता हो गई। और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ की टीम को बुलाकर बचाव अभियान शुरू कराया गया। अंधेरा होने के बावजूद एसडीआरएफ और स्थानीय टीमों ने पूरी रात नहर में तलाशी अभियान चलाए, लेकिन देर रात तक बच्चों का कोई भी सुराग नहीं मिल सका। शनिवार सुबह करीब 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने तीनों बच्चों के शव को बरामद कर लिया। मृतक बच्चों की पहचान 12 साल की कुंचर और 10 साल की सपना और 8 साल की छोटी के रूप में हुई है। पुलिस ने तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद से गांव में शोक की लहर है और स्थानीय विधायक मनीष जायसवाल ने भी मौके पर पहुंचे हैं और पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाते हुए संभावित मदद का आश्वासन दिया है। ग्राम दुगौली में नहर पर 3 बच्चियों के नहर में गिर जाने की सूचना मिली है। उसी के क्रम में हम सब लोग खड़े हैं। अभी एसडीआरएफ भी आ रही है और उनको तलाश करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या लगभग उम्र हुआ होगा? बस 8 से 12 साल की उम्र के बच्चियां हैं और 2 सगे भाइयों की ही वो पुत्रियां हैं। अच्छा, ये क्या प्रथम जब आए तो क्या जानकारी मिली, क्या कर रहे थे? यही पुलिया पे जो बैठे हुए थे बच्चे, वो उस समय तात्कालिक तो किसी ने डायरेक्ट नहीं देखा कि क्या कर रहे थे, लेकिन बच्चे यही बैठे थे, उसमें किसी तरीके से भी डिसबैलेंस हुए। निश्चित रूप बड़ा एक दुख वाला घटना है। एक ही परिवार के 2 भाइयों की 3 बेटियां एक दूसरे को बचाते बचाते नदी में गिर गई हैं और ये जो कुंड है ये काफ़ी गहरा कुंड है। यहाँ पर लगभग बता रहे हैं लोग बीच में 1 बांस से ऊपर की गहराई तक है। सूचना मिली है, मैं भागा आया हूँ। उससे पहले एसडीएम सब लोग मौके पे पहुँच गए थे। एनडीआरएफ की टीम, चूँकि कप्तानगंज में भी एक ऐसी घटना घटी थी, उसमें वो लोग व्यस्त थे। अभी रात में पूरी टीम उतर गई है, टीम उतर के रात में खोजने का पूरा प्रयास होगा। भगवान उस परिवार को हिम्मत दे और प्रयास किया जाएगा कि इस परिवार को जितना हो सके आदमी करने का प्रयास करेगा। वहीं कन्नौज के जलालाबाद स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बदहाल व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए। अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने से मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के कारण अस्पताल की हालत लगातार खराब होती जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि नोडल अधिकारी बनने के बाद भी अस्पताल की व्यवस्थाओं में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। अस्पताल में पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं है और कर्मचारी खुद पैसे देकर पानी मंगवाने को मजबूर है। कई कमरों की खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं, जिसकी बदबू अंदर तक आती है और मरीजों के वार्ड में ओपीडी कक्षों के पास बने शौचालय जर्जर हालत में है। एक शौचालय में दरवाजा तक नहीं है और उसकी जगह कपड़ों का पर्दा लगा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि जिम्मेदार अधिकारी नियमित निरीक्षण करे तो ये खामियां आसानी से सामने आ सकती है। वहीं अस्पताल में तैनात आयुष चिकित्सक डॉक्टर अर्चना ने भी व्यवस्थाओं को खराब स्थिति को स्वीकार करते हुए कहा कि समस्या सबके सामने है और अब सवाल यह है कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के सरकारी दावों के बीच इन बदहाल व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा।
लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील परिषद में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी आकाश सिंह और एससीपी आर.के. सिंह के फरियादियों का शिकायत सुनी और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण के निर्देश दिए। समाधान दिवस में बड़ी संख्या में लोग अपनी विभिन्न समस्याओं और शिकायत को लेकर पहुंचे। अधिकारियों ने एक एक करके फरियादियों की बात सुनी और मामले के तत्काल समाधान के लिए संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हालांकि प्रशासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी के समाधान दिवस में नहीं पहुंचने की चर्चा भी पूरे कार्यक्रम के दौरान होती रही और उनकी अनुपस्थिति को लेकर लोगों में सवाल उठे। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि प्राप्त सभी शिकायतों का नियमानुसार परीक्षण करके उनका शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कराया जाएगा। वहीं अलीगढ़ पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन बरामद करके लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। सर्विलांस सेल और विभिन्न थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में CEIR पोर्टल पर दर्ज शिकायतकर्ताओं के आधार पर 260 से अधिक गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और इन गुम हुए मोबाइल कीमत जो है मोबाइलों की अनुमानित कीमत लगभग 48,70,000 रुपए मापी जा रही है। ऐसे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मनीष कुमार मिश्र के पर्यवेक्षण में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान सर्विलांस टीम और थाना पुलिस ने मिलकर मोबाइल फोन ट्रेस किए और बरामद सभी मोबाइल शुक्रवार को उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया गया। लंबे समय बाद अपना मोबाइल वापस मिलने पर लोगों में खुशी जताई है और अलीगढ़ पुलिस की तत्काल कार्रवाई की सराहना की है। कई लोगों ने बताया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका खोया हुआ फोन वापस मिल पाएगा, लेकिन पुलिस की सक्रियता का उनका भरोसा मजबूत हुआ और इस अवसर पर पुलिस ने आमजन को CEIR पोर्टल के बारे में भी जागरूक किया। अधिकारियों ने बताया कि मोबाइल गुम या चोरी होने पर तुरंत CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। इससे मोबाइल को ब्लॉक किया जा सकता है और उसके दुरुपयोग पर रोक लगती है और बरामद होने की संभावना भी बढ़ जाती है। बरामद कर देते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। कई बार मोबाइल बरामद किए हैं आपने और काफी लोगों को अगर आपको टेक्निक बता देंगे ना तो फिर वो जो चोर हैं जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सतर्क हो जाएंगे। और मैंने अभी पब्लिक से अनुरोध किया है इस कार्यक्रम में कि अगर उनका फ़ोन मिस होता है, खो जाता है, जैसे कई लोगों ने बताया कि शॉपिंग करते समय गिर गया, खेत में गिर गया या टोल पे गिर गया, तो उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि जो भारत सरकार का CEIR पोर्टल है उस पर ये सूचना ज़रूर अपलोड कराएं। साथ ही साथ लोकल पुलिस को भी ये सूचना दें। साथ ही साथ ये सिम का जो सिम यूज़ होता है, जो मोबाइल नंबर है, उसको ज़रूर ब्लॉक कराएं जिससे कोई इसका मिसयूज़ ना कर सके। जितने भी फ़ोन इस तरह के गायब होते हैं जो हमारे पास सूचना आती है, वो सूचना पे हमारी सर्विलांस टीम निरंतर लगी रहती है और पूरा उनका प्रयास रहता है कि 100% सभी मोबाइल फ़ोन की हम लोग रिकवरी करें जिससे कोई उनका मिसयूज़ ना कर सके। फिर भी कुछ ऐसे फ़ोन रह जाते हैं जो हम लोग रिकवर नहीं करा पाते हैं, हालांकि प्रयास हमारा पूरा रहता है और ये अभी इस साल की शायद पाँचवीं रिकवरी है। इसमें टोटल लगभग हम लोगों ने 1100-1200 फ़ोन के आसपास। वहीं अमेठी की तिलोई तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान एक जिम्मेदार अधिकारी का रवैया चर्चाओं का विषय बन गया है। कार्यक्रम में जिलाधिकारी फरियादियों की समस्या सुनकर उनके निस्तारण के निर्देश दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर एक पुलिस अधिकारी कथित तौर पर मोबाइल फोन चलाने में व्यस्त दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि समाधान दिवस में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे और प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे थे और इसी दौरान अधिकारी के मोबाइल में व्यस्त रहने का वीडियो सामने आया है, जिसके बाद से उनके व्यवहार पर भी सवाल उठने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब जिलाधिकारी खुद जनसुनवाई कर रहे थे तब अधिकारियों से भी पूरी गंभीरता और जवाबदेही की अपेक्षा थी और ऐसे में मोबाइल फोन में व्यस्त रहने की तस्वीरें प्रशासनिक अनुशासन पर सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि संबंधित अधिकारी की ओर से इस मामले में कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।